नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। स्वागत करता हूं आपका वीर शिवाजी क्लासेस में। तो दोस्तों, हर बार की तरह आज आपके लिए ले आया हूं एक और नया चैप्टर 6 मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो दोस्तों, पूरी एक्सरसाइज करने वाले हैं हम आज। इसकी एक क्वेश्चन करेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राइट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों में सारे क्वेश्चन के आंसर लिखिए। तो आपको साथ साथ बताता भी मैं चलूंगा। बहुत सारे आप में से ऐसे होंगे जो केवल आंसर्स इसमें से देखना चाहते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसे समझना बहुत जरूरी है। और जब भी आपका एग्जाम होगा बाद में आप इसे समझेंगे जरूर, इसलिए मैं हर एक को आपको समझाता भी चलूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट। यानी एक सेम ही ऑब्जेक्ट का, एक ही ऑब्जेक्ट का अलग अलग प्लैनेट्स में अलग अलग वेट क्यों आता है, जबकि ऑब्जेक्ट तो एक ही है। तो आंसर है इसका, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लेस वेयर द ऑब्जेक्ट इज केप्ट। समझते हैं इसे दोस्तों। हर एक प्लेनेट का अपना एक अलग ग्रेविटेशनल पुल होता है। जैसे यहाँ पे ये अर्थ है, दूसरी हमारी जुपिटर है। दोनों अलग अलग प्लेनेट है। अर्थ का साइज छोटा है, जुपिटर का बड़ा है, इसलिए इन दोनों का ग्रेविटेशनल पुल भी अलग अलग है। तो अगर कोई चीज हमारे अर्थ पे रखी रहती है और यही सेम चीज हमारे जुपिटर पे रखी रहती है, तो अर्थ पे लगने वाला इस ऑब्जेक्ट पे जो अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और जो जुपिटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो दोनों अलग अलग होंगे, जिसकी वजह से इनका वेट भी अलग अलग हुआ। दोस्तों, दरअसल में वेट होता क्या है? तो वेट फ्रेंड्स, हमारा जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर कितना ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, उसकी वैल्यू ही हमारा वेट कहलाती है। आगे पढ़ते हैं। सिंस एवरी प्लैनेट हैज इट्स यूनिक ग्रेविटेशनल पुल, हेंस द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट कम्स आउट टू बी डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट। क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग ग्रेविटेशनल पुल है, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल से समझा था। तो इसीलिए उनका अलग अलग वेट आता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट्स इन डे टू डे अफेयर्स। यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे कई सारे काम हम करते हैं जिनमें हमें चीजों को मेजर करने की जरूरत पड़ती है। जैसे सब्जी तोलना है तो उसे किलोज में तोलना पड़ता है, या फिर कोई छोटी मोटी चीज वो ग्राम्स में तोलनी पड़ती है। दूरी नापनी है यानी डिस्टेंस, तो उसके लिए हमें मीटर, किलोमीटर इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरीके से हम टाइम को, लिक्विड को और भी लाइट इंटेंसिटी को बहुत कुछ नापते हैं। तो इसमें हमें क्या सावधानियां रखनी होती हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। तो आंसर है दोस्तों, टू प्रूव आवरसेल्फ फ्रॉम बीइंग चीटेड इट इज नेसेसरी टू चेक द मटेरियल अगेंस्ट द स्टैंडर्ड मेजर बिफोर बाइंग इट। कि अगर हम अपने आप को चीटिंग से बचाना चाहते हैं, कोई हमारे साथ में धोखा ना हो जाए कोई चीज खरीदते वक्त, तो इसके लिए बहुत जरूरी है फ्रेंड्स कि हम कोई भी चीज खरीद कर उसे जो भी हमें स्टैंडर्ड दे रखा है उसका, उससे मेजर करें। अब स्टैंडर्ड से क्या मतलब हुआ, जैसे हमें पेट्रोल खरीदना है तो पेट्रोल आता है लीटर्स में। तो हमें पता होना चाहिए 1 लीटर मीन्स वॉट। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो हमें हमें कोरिलेट करना चाहिए, क्या ये हमें सच में ही 1 लीटर मिला है। सपोज हम पेट्रोल खरीद रहे हैं, तो क्या सच में ही हमें 1 लीटर पेट्रोल मिला है, या फिर वो ऐसे ही 1 लीटर कहकर हमें मान लो 800 ml ही पकड़ा रहा है ना। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए। पहला एग्जांपल है फ्रेंड्स, जब हम पेट्रोल खरीद रहे हो तो वी शुड चेक द लीटर्स ऑफ पेट्रोल गिवन टू अस आर करेक्ट एज पर द पेट्रोल पंप इंडिकेट्स। यानी जितना आपका पेट्रोल पंप के वहां पे ऊपर में जितना लीटर्स ऑफ पेट्रोल लिखा आ रहा है, क्या हमें उतना ही लीटर्स ऑफ पेट्रोल मिला भी है या नहीं, ये हमें चेक करना चाहिए। दूसरा है, while buying the things at the grocery shop we should check does the balance carry the stamp of standardization। तो जब हम ग्रोसरी शॉप में यानी दुकान में जाएं जहां पे हमें राशन मिलता है, आटा, चावल, दाल, तो वहां पर जब हम चीज खरीदें तो हमें ये चेक करना चाहिए
कि जो हमें बैलेंस यानी जिस तराजू में हमें सामान मिल रहा है क्या उसे स्टैंप ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन लगा है। जैसे कि हमने बुक में पढ़ा था कि ये जो स्टैंप ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन होता है ये गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जाता है। ठीक है, तो उस पर अगर वो लगा हुआ है इट मीन्स दैट बैलेंस वो तराजू बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दूसरी चीज इज द पॉइंटर ऑफ द बैलेंस अपराइट। अब आपने देखा होगा जो हमारे सब्जी वाले भैया होते हैं वहां पे वो दो पैन्स रखते हैं, है ना, और पैन्स के बीच में एक पॉइंटर सा बना हुआ होता है यहाँ पर मेनली, है ना, यहाँ पे एक पॉइंटर। तो ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगर ये इधर में हुआ या फिर इस डायरेक्शन में हुआ इट मीन्स कि ये जो हमारा बैलेंस है इसमें कुछ गड़बड़ी है। थर्ड थिंग है इज द वेट मेड ऑफ मेटल। तो यहाँ पे इस वाले बट्टे में क्या रखते हैं, लोहे का कुछ कुछ वेट रखते हैं, है ना। तो जो वेट रख रहे हैं क्या ये मेटल का बना हुआ है, अगर मेटल का है देन इट्स ओके। बट कई बार क्या करते हैं कुछ पत्थर सा लाके रख देते हैं, अगर वो सब रखा है तो वो स्टैंडर्डाइज वेट नहीं है, इसलिए हमें उससे नहीं लेना है। सब्जी उब्जी तो चल जाएगी लेकिन अगर यहीं पे गोल्ड की कोई प्रीसियस आइटम है, कोई महंगी चीज है तो वो तो बिल्कुल हमें अवॉइड करना चाहिए। हैज द अंडरसाइड ऑफ द पैन ऑफ द बैलेंस बीन टेम्पर्ड विद। क्या जो ये हमारा पैन है तराजू है इसका अंडरसाइड कहीं टेम्पर तो नहीं कर रखा। अब टेम्पर से क्या मतलब, या फिर इस साइड में लगा लेते हैं मैग्नेट, फिर इससे क्या होता है कि ये हमारा अ, आराम से वो चीट कर सकते हैं, आपको कम एप्पल्स वगैरह कम फ्रूट्स देंगे। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। मास और वेट में क्या डिफरेंस है। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। ठीक है, तो हमें एक चीज पता है, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि मैटर क्या है। वैसे तो आपने पढ़ रखा होगा लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारी धरती पे जो भी चीजें बनी हुई हैं वो तीन ही चीजों से बनी हुई हैं, एक है सॉलिड या फिर है लिक्विड या फिर गैस। ये तीनों ही चीजें बनी हुई हैं हमारी एटम से, ये भी आपने शायद पढ़ा हो छोटी क्लासेस में। तो ये एटम से बनी हुई तो इसी को हम कहते हैं मैटर। तो कोई भी सब्सटेंस, मान लो हम लेते हैं एक एप्पल, अब एप्पल के अंदर में भी क्या है, या तो जूस और बाकी उसका सॉलिड। तो ये जो हमारे एप्पल के अंदर है ये है, इसके अंदर में कुछ ना कुछ चीज से बना है, एटम से बना हुआ है, सॉलिड या लिक्विड, है ना। तो ये है इसका मैटर, और ये मैटर जो प्रेजेंट है इसके अंदर इसी को कहा जाता है हमारा मास। आई थिंक इट्स क्लियर। देन अब वेट क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेट। मतलब जैसे एप्पल है तो एप्पल पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कितना धरती की तरफ से फोर्स लग रहा है, ये कहलाएगा इसका वेट। सेकेंड पॉइंट इज मास इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्या होता है, जिस क्वांटिटी में हमारा केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। अब मैग्नीट्यूड कैसा है, जैसे कि मैं मान लूं अगर सड़क है यहाँ पर एक, और मैं बोलूं कि यहां से लेके और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है, तो ये है इसका मैग्नीट्यूड, 2 किलोमीटर इज अ मैग्नीट्यूड। तो इसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ऐसे ही मास भी हमारे क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या, हमारा डायरेक्शन भी दिया हो। ठीक है, अब जैसे यहीं पे ले ले कि जो रोड का डायरेक्शन है, अब ये रोड का डायरेक्शन 2 किलोमीटर अगर हम ले रहे हैं यहां से यहां तक, मान लो ईस्ट में, अब हम लिखे 2 किलोमीटर ईस्ट, तब ये बन जाएगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। यानी हमारे मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर हमारी डायरेक्शन भी दे रखी है देन इट्स कॉल्ड अवर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अगला थर्ड पॉइंट है, इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द प्लेसेस ऑन द अर्थ। जो मास होता है हम धरती पे कहीं भी चले जाएं वो चेंज नहीं होता है। तो जैसे हमारा मान लीजिए अर्थ है, और अर्थ के बीचों बीच से इक्वेटर जान क्रॉस करती है, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, और ये जो ऊपर और नीचे होता है उसे कहते हैं पोल्स। तो मान लीजिए हमारी इक्वेटर पे एक एप्पल रखा हुआ है और एक एप्पल हमारा पोल पे रखा हुआ है। तो एप्पल जो इक्वेटर पे है चाहे वो पोल पे है, इसका मास हमेशा सेम ही रहेगा, बिकॉज हमारी जो एप्पल है उसके अंदर के एटम्स तो चेंज नहीं हुए, नंबर ऑफ एटम्स,
वो तो यहाँ पे चाहे इक्वेटर पे है चाहे वो हमारा पोल पे है, वो तो सेम ही रहेगा। अब वेट में देखते हैं, वेट में क्या होता है, इट इज डिफरेंट इन द प्लेसेस ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पे अलग अलग प्लेसेस पर वेट डिफरेंट हो जाता है। जैसे इक्वेटर पर जो वेट होता है वो कम होता है, बजाय कि हमारे पोल्स पर, पोल्स पे वेट ज्यादा हो जाता है, बिकॉज पोल्स पे हमारी जो ग्रेविटेशनल पुल होती है अर्थ की वो बढ़ जाती है और इक्वेटर पे थोड़ी कम होती है। दोस्तों कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों अगला है हमारा भाई मैच द फॉलोइंग। तो इसमें मैं सिंपली मैच कर देता हूँ। जो वेलोसिटी होती है वो हमारी मीटर पर सेकंड में मेजर की जाती है, और जो एरिया होता है वो हमारे स्क्वायर मीटर उसकी यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट। और जो वॉल्यूम होता है ये दोनों दोस्तों डिस्प्यूटेड है, इसलिए मैं इसमें कुछ कहूंगा नहीं। बाकी जो मास होता है वो हमारा किलोग्राम उसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है, और जो डेंसिटी होता है उसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल्स। तो एग्जांपल देखिए बताइए। पहला है स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ए क्वांटिटी दैट कैन बी कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलोन इज कॉल्ड ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कोई भी डिस्टेंस है जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की, तो मैं इसे अगर कह रहा हूँ कि ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 किलोमीटर, तो यहाँ पे मैंने बताया एक 2 जो कि इसकी यहाँ से यहाँ तक की मेजर था, और किस में था? किलोमीटर में। बस यहीं पर तक मैं रुक गया, तो इसे कहते हैं हमारा मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल ले लेते हैं। माई स्कूल इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई होम। तो यहाँ पे इनका होम है, और यहाँ पे इनकी जो स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग है, तो ये जो है 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये हुआ इनका मैग्नीट्यूड। वी हैव 1 आवर टू कंप्लीट द टास्क। हमारे पास में 1 घंटा है अपना काम पूरा करने के लिए। तो दोस्तों 1 घंटा है, ये भी एक मैग्नीट्यूड है, क्योंकि इसमें भी केवल क्या है? 1 आवर। डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं दे रखी है। अब और क्लियर होगा आपको वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानकर। आगे देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? The quantity that is expressed completely only when magnitude and direction are both given is called a vector quantity। ऐसी क्वांटिटी जो कि हमारा तभी एक्सप्रेस हो पाती है जब हमें मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन भी दी हो। एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे दोस्तों। जैसे कि पहला है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे कि हमने पढ़ा था, कोई जैसे कि यहाँ से ए से जा रहा है, फिर वो बी तक जाता है, एंड देन वो बी से सी तक आता है, एंड देन डी तक पहुंचता है ना। अगर अब फाइनल डिस्टेंस क्या हुई? डी। तो जो हमारा इनिशियल डिस्टेंस है जहां से हम चले और जो फाइनल डिस्टेंस है, इसके बीच की शॉर्टेस्ट जो दूरी होती है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट है मान लीजिए 35 किलोमीटर है ना। अब इसकी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन होती है। मेरे वाले एग्जांपल में यहाँ पे इसकी डायरेक्शन है साउथ, लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखा है उसमें इसकी डायरेक्शन बता रहा है तो 35 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। वेलोसिटी ऑफ अ कार मूविंग टुवर्ड्स दिल्ली इज 80 किलोमीटर पर आवर। दिल्ली की तरफ में जो कार आ रही है उसकी वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर। अब देखो दोस्तों, यहां से दिल्ली होगा, मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली है, और यह मान लीजिए पुणे से चल रहे हैं। तो पुणे से दिल्ली की तरफ में जब जा रहे हैं तो दिल्ली जाने के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना। तो एक ही डायरेक्शन में किया चला जा रहा है, और साथ साथ में कितना दिया जा रहा है? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है ना। तो यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड भी है, वो है 80 किलोमीटर पर आवर, प्लस एक डायरेक्शन भी दे रखी है। डायरेक्शन क्या है? दिल्ली की तरफ, है ना। तो ये भी हमारे एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल द एरर्स दैट अकर व्हाइल मेकिंग मेजरमेंट।
तो हमें एग्जाम्पल के साथ बताइए कि क्या एरर हो जाते हैं आपके जब हम कुछ चीज को मेजरमेंट कर रहे होते हैं, नाप रहे होते हैं। तो मेजरमेंट करते हुए दोस्तों कुछ एरर्स हमसे हो सकते हैं, जैसे कि नॉट यूजिंग द अप्रोप्रिएट डिवाइस। अगर हम सही से डिवाइस को यूज ना कर रहे हो, जैसे कि हमारे जो ग्रोसर्स होते हैं, जो हमारा आटा चावल दावल बेचते हैं जो दुकानदार, वो जो बैलेंस यूज करते हैं, वो हो सकता है कि उस पे स्टैम्प ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ना लगा हुआ हो, या उस बैलेंस में कोई वो टेम्पर किया हुआ हो। तो मतलब किसी भी तरीके से अगर वो अप्रोप्रिएट डिवाइस यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमारा बैलेंस अनस्टेबल होगा, और हमारा हमको जो चीज मिल रही है वो प्रॉपर जितना हमें चाहिए उतना नहीं हो, उतनी क्वांटिटी नहीं हो पाएगी, कम या ज्यादा हो जाएगी अगर हमारा जो डिवाइस है वो खराब हुआ तो। सेकंड पॉइंट है ग्रोसर्स मे नॉट यूज द मेजरिंग डिवाइस प्रॉपरली। अब हमारा डिवाइस अगर बिल्कुल ही करेक्ट हो, उसमें कोई सी भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अप टू डेट है, गवर्नमेंट की तरफ से भी जो चेकिंग हुई है उसमें भी बिल्कुल सही पाया गया है, और ना ही ग्रोसर ने अपनी तरफ से कोई इस पर टेम्परिंग वगैरह की है, तब भी उसमें हमारी जो मेजरमेंट होगी उसमें गलती हो सकती है। वो कैसे? ही मे हेल्ड द डिवाइस इन अ ट्रिकी मैनर, और वेट्स बीइंग यूज्ड फॉर मेजरिंग मे नॉट बी ऑफ मेटल। तो इसमें क्या हो सकता है कि जो हम जिस तरीके से डिवाइस को यूज कर रहे हैं ट्रिकी वे में ग्रोसर कर सकता है, यानी थोड़ा इस तरीके चालाकी से यूज कर सकता है, और इसमें गलत आ सकता है। या जैसे हम खुद से भी नाप रहे हैं, तो हम प्रॉपरली से यूज ना कर पाए, हम समझ ना पाए कि डिवाइस को इस तरीके से यूज करना चाहिए था, या हम जो वेट्स यहाँ पे साइड में रखे जाते हैं उनकी हमें प्रॉपर नॉलेज ना हो, तो भी हम गलत मेजर कर सकते हैं, और ग्रोसर्स भी इस चीज का यूज करके हमको चीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गिव रीजंस इट इज नॉट प्रॉपर टू मेजर क्वांटिटीज बाय यूजिंग बॉडी पार्ट्स एज यूनिट। कहा जाता है कि जो हमारे कोई भी चीज को नापने के लिए हमारा बॉडी पार्ट से यूज करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कैसे? Suppose each student in our class is asked to measure the length of the table by using his arm's length। यानी हमारी क्लास में कहा जाए कि जो ये हमारी क्लास में टेबल रखा हुआ है, इसे हर एक बच्चा अपनी आर्म की लेंथ से, यानी आर्म कहाँ से कहाँ तक, जो एल्बो से लेके इधर तक, जो हमारे पाम से यहाँ तक है, इस लेंथ से हमें बताए कि ये टेबल कितना लंबा है। अब सारे बच्चे के करके ऐसा करेंगे, है ना? तो अब बताइए क्या सारे बच्चों की एक जैसी कैलकुलेशन आएगी? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हर एक बच्चे की जो आर्म लेंथ है वो अलग अलग है। तो क्या ये स्टैंडर्डाइज यूनिट है, यानी आर्म लेंथ हमारी स्टैंडर्डाइज यूनिट है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहीं पे हमें स्टैंडर्डाइज यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। यही लिखा हुआ है, अब आप सुन लीजिए। इन दिस केस द लेंथ ऑफ द टेबल विल बी डिफरेंट फॉर एवरी चाइल्ड as the span of their arms are different. Hence, it proves that measurement by using body parts is not proper method. We should use the standard units which are common for the whole world. हमें standard units का यूज करना चाहिए। जैसे कि अगर हमें टेबल को मेजर करना है, तो हमें यहाँ पर मीटर्स का इस्तेमाल करना चाहिए था, कोई इंच टेप वगैरह स्केल वगैरह से मीटर्स में इसे मेजर करना चाहिए। आई होप आपको आंसर्स क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें रीजन देना है, बताना है क्या रीजन है कि इट इज नेसेसरी टू गेट द वेट एंड द मेजर्स स्टैंडर्डाइज एट अ रेगुलर इंटरवल। जो भी हमारे पास में वेट्स हैं, जिससे कि हम, जैसे कि हमारे पास में जो किलोग्राम्स का वेट नापने, ग्राम्स का वेट नापने के लिए कुछ कुछ होते हैं जो पार्ट कहते हैं हम हिंदी में, है ना? एंड मेजर्स, जो भी हमारे मेजर, जैसे कि हम डिस्टेंस नाप रहे होते हैं तो हम एक स्केल का यूज करते हैं, इंच टेप का यूज करते हैं, जो कि मीटर्स या किलोमीटर्स में हो सकता है ना? तो उसे स्टैंडर्डाइज कराने की जरूरत होती है, यानी गवर्नमेंट ऑफिस से चेक करवाने की जरूरत होती है रेगुलर इंटरवल्स पे, थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद। ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन देना है हमें। तो आंसर है, shopkeepers may tamper with the weights and measures so that they can make profit by selling less product at the same price। शॉपकीपर क्या करते हैं, जो हमारे वेट्स होते हैं और मेजर्स होते हैं, जैसे कि स्केल वगैरह, इनके साथ में छेड़खानी करते हैं कुछ,
ताकि वो इनसे हमें अपना इनसे गलत वेट करके या गलत मेजर करके अपना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये हमारा लोहे का बाट है, वो नीचे से इसे ना घिस देते हैं। अब नीचे से यहाँ से घिस देंगे तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर से तो 1 kg लिखा रहेगा, लेकिन ये रियल में 1 kg नहीं होगा इस तरीके से। और जो हमें सब्जी तोली जाएगी इस वाले बाट से, वो कम तोली जाएगी। दूसरी चीज क्या है, वेट्स एंड मेजर्स मे गेट डैमेज। वेट्स और मेजर्स हमारे डैमेज और वर्न आउट ड्यू टू द फ्रिक्शन। और ये जरूरी नहीं है अगर दुकानदारी कर रहा हो, है ना, वो इतना ज्यादा यूज करते हैं तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके लोहे का बाट घिस गया हो, है ना, ये जो पैन जिसके ऊपर में ये पूरा रखा हुआ होता है वो घिसने लगा हो, इसलिए भी हमारे जो वेट हो सकता है उसमें दिक्कत आ सकती है। तो अपने कस्टमर्स को चीटिंग से बचाने के लिए या फिर किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए इट इज मेड नेसेसरी बाय द लॉ फॉर ऑल द सेलर्स टू स्टैंडर्डाइज दियर वेट्स एंड मेजर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो हर ये लॉ बना दिया गया है कि सारे सेलर्स को समय समय पर अपने वेट्स और मेजर को स्टैंडर्डाइज करवाना होगा। अच्छा, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सप्लेन द नीड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट एंड द डिवाइसेस टू बी यूज्ड फॉर दैट। तो भाई क्या जरूरत पड़ती है हमें कि हमें एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए जो डिवाइस होती हैं उनका यूज करने की। मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर प्रीसियस, ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड यूज्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। ऐसी कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा प्रीसियस हैं, बहुत कीमती हैं, जैसे कि सोना चांदी वगैरह, या फिर बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारे लिए, या फिर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में यूज होती है, जैसे कि हमारी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में हमें यूज करनी होती हैं, या कोई हम मिक्सचर बना रहे हैं उसमें हमें कम मात्रा में, अगर ज्यादा मात्रा में पड़ गया तो वो पूरा मिक्सचर खराब हो जाएगा, है ना, तो उसमें हमें बहुत एक्यूरेटली मेजर करना होता है। तो some of the devices which can measure even a very small quantities with great accuracies are, तो कुछ devices हैं जो accuracy से measure करती हैं, वो है हमारी, जैसे कि स्टॉप वॉच। क्या होता है, जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें हमारा टाइम बहुत मायने रखता है, या फिर हम साइंटिफिक एक्टिव एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो वहां पे हमें एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी होती है टाइम की। तो वहां पे हमारे स्टॉप वॉच, आपके मोबाइल में भी ये सब होगा, घर में आपके पास मोबाइल होगा उसमें देखिएगा। तो स्टॉप वॉच क्या होती है, इसमें आप टाइम शुरू कर दो, जब आप रिकॉर्ड करोगे तो मिली सेकेंड्स में तक का आपका रिकॉर्ड कर लेता है। तो अब मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए इसे, अब आपको याद भी हो जाएगा। Time in case of sports or in performing scientific experiments should be very precise. For this purpose, we should use stopwatch which is available in our mobile phones too. अगला है, for measuring the weights of precious metals such as gold, we can use electronic balance. दोस्तों गोल्ड जो है वो एक एक ग्राम कई बहुत ज्यादा कीमती होता है, इसलिए हम उसमें गलत मेजर कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमें वहां पे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जो कि आपने देखा होगा आजकल काफी दुकानदार लोग लगा रहे हैं, राशन की दुकान में आपको आसानी से मिल जाएगा, तो उसको यूज कर सकते हैं, उससे हमें एक्यूरेट मेजर मिल जाएगा। अगला है थर्मोमीटर, जिनके यहाँ पे टिप पे मरकरी होती है। तो वैसे ही एक थर्मोमीटर है, देयर आर थर्मोमीटर्स विच कैन एक्यूरेटली मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाइड रेंज। तो कुछ थर्मोमीटर्स हैं जो बहुत वाइड रेंज में टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, यानी बहुत ठंडे टेम्परेचर को -30 -40 50 डिग्रीज तक भी वो मेजर कर सकते हैं, प्लस वो गर्म बहुत हीट को भी मेजर कर सकते हैं, मान लो 1200 डिग्री सेल्सियस 1400 डिग्री सेल्सियस। दीज थर्मोमीटर्स आर जनरली यूज इन साइंस लेबोरेटरी फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर। तो साइंस लेबोरेटरीज में बहुत हाई हाई टेम्परेचर, जिनमें कि हमारा जो नॉर्मल थर्मोमीटर है जो घर पे यूज किया जाता है वो फूट सकता है, खराब हो सकता है, वहां पे हम इन थर्मोमीटर्स का यूज कर लेते हैं, जो कि बहुत ही एक्यूरेटली काम करते हैं और बहुत हाई टेम्परेचर को भी माप सकते हैं। सिमिलरली देर आर मैनी डिवाइसेस विच कैन मेजर इलेक्ट्रिकल करंट, लाइट इंटेंसिटी और डिस्टेंस वेरी एक्यूरेटली। बहुत सारी ऐसे डिवाइसेस हैं, जैसे कि हमारा जो कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट यानी बिजली को, लाइट की इंटेंसिटी को, कितनी तेज से लाइट पड़ रही है उस चीज को, या फिर दो चीजों के बीच में कितनी डिस्टेंस है उस चीज को बिल्कुल एक्यूरेटली, बिल्कुल सटीकता से माप सकती हैं। तो दोस्तों ये इसी के साथ में ये पूरा क्वेश्चन आंसर का सीरीज हमारा खत्म हो चुका है। बहुत जल्दी
अब वापस से पेश होऊंगा आपके लिए एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।